जय हिंद दोस्तों। हम लोग लेखपाल के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन को कंप्लीट कर रहे थे। आपदा प्रबंधन की ये हमारी तीसरी क्लास है। 2 क्लास हम लोग कवर कर चुके हैं। तो चलिए इस क्लास को हम लोग पहले क्लासों के तरीके से पूरा बेसिक से एडवांस लेवल तक हम लोग चीज़ों को कवर करेंगे। बिल्कुल परेशान होने की आपको ज़रूरत कतई नहीं है। बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। जितने लोग चैनल पर नए जुड़े हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ज़रूर रख लें। आपको बता दें कि पीडीएफ के लिए आप टेंशन न लेना, पीडीएफ हम आपको बता देंगे, आप डाउनलोड पीडीएफ कर लीजिएगा। देखिए सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं, ये हमने पिछली 2 क्लासों में कंप्लीट करा था। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट कर दिया है। अब हम लोग आपदा प्रबंधन अधिनियम, सेंडाई फ्रेमवर्क, योकोहामा रणनीति, ह्यूगो फ्रेमवर्क, ये चीज़ें यहाँ पे अच्छे से कंप्लीट करेंगे डिटेल में। क्वेश्चन यहीं से आपसे पूछता है। ठीक है, तो आपदा प्रबंधन जो अधिनियम था उसकी कितनी धाराएं थी, उसकी स्टार्टिंग कैसे हुई, क्या उसका फ्रेमवर्क था, किस तरीके से रणनीति बनाई गई, सारा सब कुछ हम लोग कंप्लीट करेंगे। और एक इसके बाद वीडियो आपका और आएगा जो इन चीज़ों को कवर कर रहा होगा कि भारत में इसके लिए कितनी संस्थाएं हैं और विश्व में इसके लिए कितनी संस्थाएं हैं और यूपी में कैसे इसका प्रबंधन किया जा रहा है। बस 4 वीडियो में आपका पूरा आपदा प्रबंधन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो 2 वीडियो जो डाले गए हैं, प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ से जाकर के देख लीजिएगा। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आपदा प्रबंधन का संस्थागत ढांचा, यानी कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ये वाला आपदा प्रबंधन अधिनियम, ये यहाँ से। तो चलिए इसी को हम लोग देख लेते हैं कि आपदा प्रबंधन का संस्थागत ढांचा। तो आपदा प्रबंधन का संस्थागत ढांचा में देखते हैं कि भारत में 1990 में आपदा प्रबंधन सेल बनाया गया जो कि कृषि मंत्रालय के अधीन था। किसके? कृषि मंत्रालय के अधीन था। फिर 2005 में आपदा प्रबंधन अधिनियम आया जो कि गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री के अधीन है। ठीक, अब आपदा प्रबंधन जो अधिनियम 2005 है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि यही आपको पूरे नियम बताता है। केंद्र के लिए, राज्य के लिए, जिले के लिए, सब कुछ यही है। जो भारत में इस समय वर्तमान में चल रहा है वो चल रहा है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। इसी के रूल रेगुलेशन से पूरा डिजास्टर मैनेजमेंट को कंट्रोल करा जा रहा है। ठीक है, तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो 2005 है, तो इसके बेसिस पे हम लोग देखते हैं कि लोकसभा में इसको कब पारित किया गया, तो 12 दिसंबर को। राज्यसभा में सबसे पहले राज्यसभा का देख लेना चाहिए, 18 नवंबर 2005। लोकसभा में 12 दिसंबर 2005। राष्ट्रपति द्वारा इसको कब स्वीकार किया गया, तो इसको भी 2005 में स्वीकार किया गया। अब राष्ट्रपति के लिए अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि स्वीकार करने वाली जो एग्जैक्ट डेट है वो क्या है, तो यहाँ पे आप याद रखिएगा 28 दिसंबर 2005। और उस समय राष्ट्रपति जो थे तो एपीजे अब्दुल कलाम जी थे। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम जी थे। तो कुल इसमें अध्याय कितने हैं, तो कुल अध्याय 11 हैं। किसमें? आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में। धाराएं कितनी हैं? 79 हैं। नोडल मंत्रालय कितने हैं, तो नोडल मंत्रालय कौन है इसका, तो होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय है। अधिनियम की संरचना कैसी है, तो त्रिस्तरीय संस्था ये है। 3 स्तरों की संस्था ये है। तो ये जो बेसिक इसका था, किसका? आपदा प्रबंधन अधिनियम का, ये आपने अच्छे से समझ लिया। लोकसभा में कब पारित, राज्यसभा में कब पारित, कितने अध्याय, कितने अधिनियम, कितनी धाराएं, कौन सा मंत्रालय, ठीक है, कितनी कैसी इसकी संरचना, ये आपने बेसिक इसका समझा। हम लोग आपको धाराएं भी यहाँ पे कंप्लीट कराएंगे, लेकिन वो धाराएं मुश्किल से आप 15 धारा देखोगे और 15 वो धाराएं हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, बस इतना हम आपको देंगे, इसमें कंप्लीट करेंगे। ठीक है, परेशान ना होना, बहुत बेहतर तरीके से चीज़ों को कंप्लीट किया जा रहा है। ये देखिए त्रिस्तरीय, हमने आपको बताया कि त्रिस्तरीय संरचना है इसकी। तो जो 3 टायर स्ट्रक्चर इसका है तो वो कैसा है, जैसे सबसे पहले है एनडीएमए। इन संस्थाओं के बारे में तो हम आपको समझाएंगे ही। एनडीएमए, यूपीएसडीएमए और डीडीएमए। तो जो एनडीएमए है यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इन हमने कहा था फुल फॉर्म भी आपको एक जगह पे लिखते जाना है। तो फुल फॉर्म की जगह पे एनडीएमए का लिखोगे, फिर यूपीएसडीएमए का लिखोगे, या स्टेट डीएमए का लिखोगे, फिर जिले का लिखोगे डीडीएमए का, तो ये भी लिख लेना। तो त्रिस्तरीय में सबसे पहले केंद्र पे है एनडीएमए, जिसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। यह नीति और योजनाओं का सर्वोच्च निकाय माना जाता है। एनडीएमए
को ही नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कहा जाता है। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग राज्य के लेवल पे। तो राज्य के लेवल पे इसको कहा जाता है स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। अध्यक्ष इसका मुख्यमंत्री होता है। राज्य का आपदा प्रबंधन का नियंत्रण करेगा कौन? मुख्यमंत्री। ठीक है, राज्य करेगा। जिले के लेवल पे डीडीएमए होता है, यानी डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। अध्यक्ष इसका जिलाधिकारी होता है। जिले में संपूर्ण जो कमांड होती है डिजास्टर मैनेजमेंट की, वो सिर्फ किसके हाथ में होती है? जिलाधिकारी के हाथ में होती है। तो जो त्रिस्तरीय व्यवस्था थी ये हमने आपको यहाँ पे समझा दी। आई होप चीज़ें आपके समझ में आ रही होंगी। इन सबको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, एनडीएमए, यूपीएसडीएमए, डीडीएमए, ये सबको पढ़ेंगे। ठीक है, निश्चिंत रहिएगा, जल्दबाजी ना करिएगा। जितना कंटेंट आपको मिलेगा इसमें आपको कुछ इधर उधर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अब हम लोग इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। ठीक है, इनके कभी कभी इससे भी क्वेश्चन आपसे पूछता है। अब जैसे एनडीएमए था, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसके हमने आपको अध्यक्ष पता है, ये प्रधानमंत्री, चूंकि ये केंद्र का मामला है, ये राज्य का मामला है, ये जिले का मामला है, तो अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। सदस्य इसमें 9 होते हैं, 9 सदस्य होते हैं, वो भी टोटल 9 सदस्य होते हैं उपाध्यक्ष को लगा करके। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को लगा के टोटल 9 सदस्य होते हैं। कार्यकाल इसका 5 वर्ष का होता है। स्थापना आरंभ तो इसका किया गया था 3 मई 2005 को, लेकिन इसका गठन हो पाया 17 सितंबर 2006 को। धारा 3A के तहत इसका गठन किया गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही निकल के आती है कि जो एनडीएमए का गठन किया गया, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का गठन किया गया, वो किसके अंतर्गत किया जाता है? तो धारा 3 के फर्स्ट के अंतर्गत किया जाता है। स्टेट के लेवल पे अगर हम लोग बात कर लें, यानी कि स्टेट के लेवल पे बात कर लेते हैं, तो यूपी डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, यूपी डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उसी को स्टेट डीएमए कहा जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। सदस्य मुख्यमंत्री द्वारा 8 अधिकतम सदस्य और नियुक्त किए जाते हैं। इसका जो गठन किया जाता है धारा 14 के अंतर्गत है। ठीक, और डीडीएमए में जिलाधिकारी इसका मुख्य अध्यक्ष होता है। सह अध्यक्ष जिला कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट या उपायुक्त होते हैं। जो क्षेत्र का निर्वाचित प्रतिनिधित्व डीडीएमए का पदेन सह अध्यक्ष होता है। इसका जो गठन धारा 44 के अंतर्गत होता है। बस ये आपके लिए बिल्कुल जान फूंकने वाली बात है, धाराएं यहीं से आपसे पूछता है। तो आई होप चीज़ें आपके समझ में आई होंगी कि हमने समझा कि एनडीएमए का गठन धारा 3 के फर्स्ट के तहत, एसडीएमए यानी कि स्टेट डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट एक्ट का अथॉरिटी का गठन धारा 14 और डीडीएमए का गठन धारा 44। तो ये तीनों हमने धारा यहाँ पे भी समझी। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। चलिए, तो ये बैच से रिलेटेड जानकारी आपको बता देते हैं ताकि आप कंफ्यूज मत हो। ये अभी बैच इसका चल रहा है, बैच जिसमें हम लोगों ने अभी तक इसमें कंप्लीट जो कर रखा है तो वो देख लीजिए कि जैसे कि बैच में हम लोगों ने ये यूपी स्पेशल पूरा कंप्लीट करके एप्लीकेशन में पीडीएफ डलवा दी है। ये कंप्लीट ही चल रहा है आपदा प्रबंधन। एक वीडियो और पड़ेगा, इसके बाद कंप्लीट आपदा प्रबंधन की फाइल आपके पास एप्लीकेशन पे लग जाएगी। फिर हम लोग ईवीएस को देख लेंगे। इसके बाद हम लोग ये भी आप लोगों को उपलब्ध होगी पीडीएफ। और इसके बाद सामान्य अध्ययन में इकोनॉमी कंप्लीट होकर के लग गई है, दूसरा सिलेबस भी चल रहा है। ठीक है, कोई भी परेशानी दिक्कत हो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वरना जीएस रिव्यू का ऑफिशियली एप्लीकेशन प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करके यहाँ से बैच देख सकते हैं। आपको बता दें कि जितना कंटेंट है सारा बेसिक से एडवांस तक है और सबसे बेहतर, सबसे अलग है। दूसरी चीज़, सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड हम चीज़ें कवर करते हैं। ठीक है, सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड। लेकिन अगर आपदा प्रबंधन अगर हमने कंप्लीट करा है तो ये मान के चलो कि उसमें कुछ छूटा नहीं होगा जो इम्पोर्टेंट हो। और अगर आपदा प्रबंधन जीएस रिव्यू चैनल से आपने कंप्लीट किया है तो आपको दूसरा चैनल से कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये वादा हम करते हैं। न तो आपको दूसरी किताब खोलनी पड़ेगी। एक वीडियो और देख लीजिए, पूरा आपदा प्रबंधन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आप उसका नोट्स या पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, खूब टेस्ट लगाइएगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि आपदा प्रबंधन जो सर ने पढ़ा है वो कितना दमदार है, क्वेश्चन वास्तव में आएंगे या नहीं आएंगे। चलिए, इसी के आगे हम लोग देख लेते हैं
अब जो हमने यहाँ पे क्या क्या चीज़ें समझी, हमने यहाँ पे समझा कि जो आपदा प्रबंधन हम लोग जो पढ़ रहे थे, तो आपदा प्रबंधन अधिनियम पढ़ा, उसका बेसिक पढ़ा। बेसिक पढ़ने के बाद हमने आपदा प्रबंधन अधिनियम की जो त्रिस्तरीय संरचना थी वो पढ़ी। इसके बाद त्रिस्तरीय संरचना को हमने देखा कि इनके अलग अलग पार्टों में किस तरीके से क्या व्यवस्थाएं हैं। इसके बाद हम लोग इसी में देखेंगे कि जो इस संस्था आपदा प्रबंधन संस्था में जो प्रमुख संस्थान है, ठीक है, और कुछ वित्तीय संस्थान है वो क्या है, ठीक है। इससे क्वेश्चन आता है, जैसे MHA ये संस्था है, ये गृह मंत्रालय है, तो राष्ट्रीय स्तर पर नोडल मंत्रालय है, क्योंकि हमने बता रखा है आप लोगों को कि जो राष्ट्रीय स्तर पे है, जो हम आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 का जो गठन किया गया, उसका जो नोडल मंत्रालय वो कौन सा है, तो गृह मंत्रालय है, ये याद रखिए। NDRF क्या है, तो नेशनल डिजास्टर में रिस्पॉन्स फंड, हमने कहा फुल फॉर्म एक ही जगह लिखिएगा, फुल फॉर्म आपको 20 से 22 मिलेंगे, ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा प्रतिबंधित आपातकालीन राहत के लिए ये बनाया गया है, ठीक है। किसके लिए, राहत के लिए, आपातकालीन राहत के लिए ये संस्था काम करती है। NDRF इनका फुल फॉर्म ही ज़्यादातर पूछा जा रहा है, ठीक है। इसके बाद NDRF ये है, NDRF ये फोर्स है, विशेषज्ञ रिस्पांस फोर्स, यानी वर्तमान में इसकी टोटल कितनी बटालियन है, तो 12 बटालियन है। NIDM क्षमता निर्माण प्रशिक्षण और अनुसंधान, ये ट्रेनिंग और रिसर्च सेंटर का काम करती है। SDRF स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड, राज्य सरकार द्वारा प्रबंधित यानी तत्काल राहत के लिए ये संस्था है। जैसे हमने समझा कि केंद्र में कौन सी है, तो NDRF है, उसी तरीके से राज्य में कौन है, तो SDRF है। केंद्र में NDRF ये वित्तीय सहायता या राहत को पहुंचाती है, और राज्य में SDRF वित्तीय सहायता या राहत पहुंचाने का काम करती है, ठीक है। यूपी, ये फैक्ट देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। SDRF का उपयोग जिलाधिकारियों द्वारा बाढ़ आपदा के समय तत्काल मुआवजे के लिए किया जाता है। तो जो SDRF है, ये जिलों स्तर पे जो जिलाधिकारी इसका अध्यक्ष होता है, ठीक है, तो वो भी इसका क्या करता है, उपयोग कर लेता है। तो SDRF किसके लिए है, तो राज्य सरकार के लिए है। लेकिन जैसे यूपी है, तो यूपी में SDRF है, तो जितने 75 जिले हैं, तो 75 जिलों के जिलाधिकारी के पास ये पावर है कि आपदा प्रबंधन के समय इसके जो धन का है या राहत सामग्री का है या मुआवजे का है, वो इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या समझना था, हमको यहाँ पे समझना था MHA के बारे में, NDRF के बारे में, NIDM के बारे में, SDRF के बारे में। चलिए, इतना हम लोगों ने देख लिया। अब जो आपदा प्रबंधन अधिनियम हमने आप लोगों को ऊपर पढ़ाया, उसमें जो 2005 में जो महत्वपूर्ण धाराएं थी, वो कौन कौन सी धाराएं हैं, ये भी तो हमको साथ में देखते हुए चलना है। तो धारा नंबर 3, हमने कहा इंपॉर्टेंट धारा कराएंगे, तो धारा नंबर 3 हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं धारा नंबर 3। तो धारा नंबर 3 है, इसके तहत राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण NDMA का गठन किया गया। धारा 6, इसमें NDMA की शक्तियों और कार्यों का वर्णन है। धारा नंबर 8, इसके तहत राष्ट्रीय कार्यकारी समिति यानी नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी का गठन किया गया। राष्ट्रीय कार्यकारी समिति का गठन धारा 8 के अंतर्गत। NDMA का गठन धारा 3 के अंतर्गत। NDMA की जो शक्तियां हैं, पावर है, उनका धारा 6 के अंतर्गत। धारा 14, इसमें राज्य प्राधिकरण SDMA का गठन का प्रावधान किया गया है। हमने कहा इंपॉर्टेंट है, इतनी धाराएं आप पढ़ के इनको बिल्कुल अच्छे से कवर करिएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं धारा 25। तो धारा 25 क्या है, इसके तहत जिला आपदा प्रबंधन यानी DDMA का गठन किया गया। इसके तहत जिला प्रबंधन अधिनियम DDMA का गठन किया गया। धारा 44 या धारा राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी NDRF के गठन से संबंधित है। धारा 46, इसमें राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष का उल्लेख मिलता है। धारा 51, आपदा कार्य में बाधा डालने वाले पर जो दंड का प्रावधान है वो किसमें है, धारा 51 में है। 1 वर्ष की जेल या जुर्माना इसमें दोनों हो सकते हैं। धारा 52 में तो राहत पाने के लिए झूठा दावा करने पे 2 वर्ष की जेल हो सकती है। धारा 54, आपदा के संबंध में झूठी चेतावनी
झूठी चेतावनी या फॉल्स वार्निंग फैलाने पे दंड का प्रावधान है 1 वर्ष की जेल। तो जो लास्ट में तीनों दंड वाले हैं ना, इनसे क्वेश्चन आपसे पूछता है, तो इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। डीडीएमए का गठन किसके तहत किया गया? धारा 25 के तहत। एनडीएमए का गठन किसके तहत? धारा 3 के तहत। तो एसडीएमए का गठन किसके तहत? धारा 14 के तहत। ये आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट था, इसको आपने अच्छे से कवर कर लिया, अच्छे से समझ लिया, ठीक है। अब हम लोग आगे देखने वाले क्या हैं कि योकोहामा रणनीति। सबसे पहले हम लोग एक बार समझ लेते हैं, चीज़ें हम लोगों को समझ में आनी चाहिए कि आपने क्या पढ़ा और कहाँ तक आप पहुँचे। तो हमने ये कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग सेंधाई फ्रेमवर्क, योकोहामा फ्रेमवर्क, ह्यूगो फ्रेमवर्क, ये 3 यहाँ पे फ्रेमवर्क देखने वाले हैं। तो चलिए इनके बारे में हम लोग देख लेते हैं और इनसे क्वेश्चन भी आपसे पूछता है, ठीक है। आपदा प्रबंधन में बहुत कुछ नहीं है, लेकिन जितना है उसको अच्छे से पूरी रणनीति से पढ़ोगे तब क्वेश्चन आप टेकल कर पाओगे, वरना हवाबाजी में आप हवा के तरीके हो जाएगा। देख रहे होगे बहुत सारे चैनलों पे बेहतरीन, मतलब देखने में बहुत सुंदर पीपीटी लगती है, लेकिन जब उनको पढ़ने बैठो तो समझ में नहीं आता कि कौन सा पहले पॉइंट है, कौन सा बाद वाला पॉइंट है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें इस तरीके से भी आपको समझ में, आपको आप लोग देख रहे होंगे और चीज़ें समझ में आ भी रही होंगी। तो चीज़ें, हमारा सिर्फ इतना कहने का मतलब है कि कंटेंट अच्छा पढ़ो। अगर आपने किसी चैनल को फॉलो करके कंटेंट पढ़ लिया है तो फिर दोबारा कॉपी पलटने की ज़रूरत ना पड़े, वरना फिर उस चैनल से पढ़ो ही मत। ये हमारे लिए हो या दूसरे के लिए हो, ये बात आप याद रखना। योकोहामा रणनीति, ये 1994 में रणनीति बनाई गई। तो प्राकृतिक आपदाओं की रोकथाम, तैयारी और शमन के लिए यह एक महत्वपूर्ण निर्देश है। आयोजन इसका 23 से 27 मई 1994 में कहाँ किया गया? तो योकोहामा शहर जापान में इसका किया गया। तो सबसे ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट यही बात है कि आयोजन कहाँ किया गया, क्यों किया गया, ठीक है, और किस स्थल में किया गया, डेट क्या थी। इसके 3 सिद्धांत हैं। तो कौन से 3? आपदाओं के प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी और महिलाओं व कमजोर समूहों को सशक्त बनाना, इसका पहला एक टारगेट था। दूसरा, आपदा रोकथाम को राष्ट्रीय विकास योजना का एक अभिन्न अंग मानना। तीसरा, सूचना साझा करने, प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों और स्थानीय ज्ञान के उपयोग पर जोर देना, इसका तीसरा मुख्य सिद्धांत के रूप में हम लोग जानते हैं। तो आई होप ये चीज़ आपने तीनों के लिए समझी। इन जो सिद्धांत में देखो जितना इम्पोर्टेंट होगा वो हम आपको बताते जाएंगे। तो योकोहामा जो सिद्धांत था वो 3 पे आधारित था। किस पे? सबसे पहले आयोजन कहाँ हुआ, क्या इसका टारगेट था, स्थान कौन सा था, ठीक है। बस ये आपने देख लिया। हम लोग ह्यूगो फ्रेमवर्क देखते हैं। ये फ्रेमवर्क हमारा कब तक? तो 1994 में इसको चलाया गया, ठीक है, 1994 में, ठीक है। अब हम लोग इसके आगे देखते हैं ह्यूगो फ्रेमवर्क। ह्यूगो के बाद हम लोग देखेंगे सेंधाई फ्रेमवर्क। ह्यूगो के बाद हम लोग देखेंगे सेंधाई फ्रेमवर्क। तो ह्यूगो फ्रेमवर्क क्या था? तो इसका पूरा नाम है ह्यूगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन, HFA। 2005 से 2015 तक ये चलाया गया। यह आपदा जोखिम को कम करने के लिए देशों द्वारा अपनाई गई 10 वर्षीय वैश्विक योजना थी। कितने वर्ष की थी? 2005 से 2015 तक चलाया गया, ठीक है। 2005 से 2015 तक इसको चलाया गया। शुरुआत इसकी जनवरी 2005 में ह्यूगो जापान के कोबे शहर से हुई थी। उद्देश्य था कि 2015 तक आपदाओं के प्रति राष्ट्रों और समुदायों को सहनशीलता उनमें बढ़ाना। उत्तराधिकारी के तौर पे 2015 के बाद इसे सेंधाई फ्रेमवर्क के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। भाई ये 2005 में 2015 तक इसको बनाया गया, लेकिन बाद में क्या हुआ? बाद में हुआ ये कि 2005 से 2015 तक चला, ये 2015 के बाद ये समाप्त हो गया। तो इसके आगे एक नया फ्रेमवर्क आया जिसको नाम दिया गया सेंधाई फ्रेमवर्क। सेंधाई फ्रेमवर्क 2015 से 2030 तक चलेगा। तो जो वर्तमान में चल रहा है वो कौन सा फ्रेमवर्क? भारत में क्या, विश्व में डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए जो भी कानून, नियम, शर्तें बनाई गई, ठीक है, वो किस फ्रेमवर्क के तहत हैं? तो सेंधाई फ्रेमवर्क 2015 से 2030 के द्वारा बनाई गई। अब इसमें जो ह्यूगो फ्रेमवर्क में था, इसमें 5 प्राथमिकताएं दी गई थी। पहला, आपदा जोखिम को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाना। दूसरा, जोखिमों को पहचान और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को मजबूत करना। तीसरा, सुरक्षा की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए ज्ञान, नवाचार और शिक्षा का उपयोग। चौथा, आपदा बुनियादी जोखिम कारकों, पर्यावरण, सामाजिक,
आर्थिक को कमज़ोर करना और प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए आपदा तैयारी को बढ़ाना, ये इसके मुख्य क्षेत्र थे। ठीक है, तो हमने सबसे ऊपर समझा, पहले समझा हमने योकोहामा रणनीति 1994, फिर हमने समझा ह्यूगो फ्रेमवर्क 2005 से 2015। अब हमने बताया आपको कि 2015 के बाद आया सेंधाई फ्रेमवर्क। तो अब हम लोग देख लेते हैं सेंधाई फ्रेमवर्क। तो जो सेंधाई फ्रेमवर्क है 2015 से 2030 तक चलेगा ये। तो अवधि ये है, मुख्य इसका काम क्या है, तो आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए 15 साल तक स्वैच्छिक और गैर बाध्यकारी समझौता था। ये कितने साल तक का? 15 साल तक का। और ह्यूगो वाला कितने था? तो 10 साल के लिए था। अपनाया गया इसको मार्च 2015 में तीसरे संयुक्त राष्ट्र विश्व सम्मेलन जापान में। अवधि इसकी 2015 से 30 तक थी। उद्देश्य इसका यही था कि आपदा जोखिमों को समझना, शासन को मजबूत करना और बेहद पुनर्निर्माण करना। चलिए, अब इसके जो 7 लक्ष्य हैं, तो आपदा से होने वाली मौतों को कम करना, आपदा से प्रभावित लोगों की संख्या कम करना, आर्थिक नुकसान को कम करना, बुनियादी ढांचे को होने वाले नुकसान को कम करना, स्थानीय DRR गतिविधियों वाले देशों की संख्या को बढ़ाना, विकासशील देशों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करना और पूर्व चेतावनी प्रणाली यानी UNDRR तक पहुंच बनाना। अब देखो, क्या आपको जो भी हमने यहाँ पे लक्ष्य बताए हैं, जैसे सेंधाई के 7 लक्ष्य, इसके अलावा ह्यूगो के 5 लक्ष्य, इसके अलावा हमने आपको योकोहामा के 3 लक्ष्य, तो क्या हमको लक्ष्य याद करने हैं? तो बिल्कुल नहीं, आपको लक्ष्य याद नहीं करना है। आपको इन जो फ्रेमवर्क हैं इनके आपको याद रखना है ऑब्जेक्टिव क्या थे, मतलब उद्देश्य क्या थे, अवधि क्या थी, कब अपनाया गया, किस देश में इसको चालू कराया गया या किस देश में इसको सम्मेलन हुआ, ये आपको इसके बेसिक्स याद रखने हैं। ठीक है, ये आपने चीज़ें अच्छे से समझ ली। अब हमारे जो बात है बीच में हमको समझने वाली बात है वो क्या है कि हमने इतना यहाँ पे डाटा कंप्लीट कर दिया है, इतना। अगले वाले वीडियो में जो लास्ट वीडियो होगी ये इतना कंप्लीट करेंगे। ठीक है, वो भी 25-30 मिनट की वीडियो होगी, उसमें भी कंप्लीट हो जाएगा हमारा। 4 वीडियो क्लास में, समझ लो इसको अच्छे से, 4 वीडियो क्लास में हमने पूरा आपदा प्रबंधन निपटा देंगे। 3 वीडियो हो गई हैं, अब ये इस वीडियो को लगा करके एक वीडियो और आएगी और कंप्लीट हो जाएगा आपदा प्रबंधन। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, और भी बेहतर कंटेंट आप लोगों को उपलब्ध होगा, ये हमारा वादा है। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।